2003 में अमेरिका ने इराक पर अटैक किया। ऑफिशियल रीज़न दिया गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बोला गया कि इराक के पास ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन सकते हैं। प्रॉब्लम, ऐसे वेपन्स कभी मिले ही नहीं। लेकिन उस एक झूठ ने सिर्फ एक वॉर शुरू नहीं की, उसने एक पूरे देश को तोड़ दिया। लाखों लोग मारे गए, इराक बर्बाद हुआ और मिडिल ईस्ट में ऐसी आग लगी जो आज तक बुझी ही नहीं। इसी कियास से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे आईसिस उभरे। ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ा कि पावर पॉलिटिक्स और डेंजरस हो गई। आज रशिया और अमेरिका फिर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मिडिल ईस्ट अभी भी अनस्टेबल है और बीच में है इंडिया, क्वाइटली स्ट्रेटेजिकली अपना गेम खेल रहा है। सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है कि ये सब तुमसे दूर हो रहा है, लेकिन सच ये है तुम ऑलरेडी इस गेम का हिस्सा हो। तुम्हारे पेट्रोल के प्राइसेस, तुम्हारी जॉब मार्केट, ग्लोबल इकोनॉमी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ इसी जियोपॉलिटिकल गेम से लिंक्ड है। फिर भी हम अक्सर बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है ये सब तो होता रहता है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि एक पैटर्न हो, एक ऐसा पैटर्न जहां पावरफुल लोग डिसीजंस लेते हैं और आम लोग हर बार उनकी कीमत चुकाते हैं। और इंडिया इस गेम में न्यूट्रल नहीं है, बस स्मार्ट है। लेकिन इस गेम को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा एक रेगिस्तान में, एक देश में, और वो देश है इराक। एक चीज़ है जो लोग इराक के बारे में नहीं जानते या शायद जानना नहीं चाहते। इराक कभी एक थ्राइविंग कंट्री था, और जब मैं कहती हूँ थ्राइविंग, मैं ये नहीं कह रही कि ठीक ठाक था। मैं कह रही हूँ कि 1970s में बगदाद एक ऐसी सिटी थी जहाँ एडुकेटेड मिडिल क्लास थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, विमेन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थी। लिटरेसी रेट एक ऐसी रीजन में सबसे ऊपर था जो आज भी दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में काउंट होता है। इराक वॉज एट दैट मोमेंट इन हिस्ट्री अ कंट्री ऑन द राइज। फिर सद्दाम हुसैन आए और ये वहाँ से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि सद्दाम हुसैन सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक प्रोजेक्ट था। CIA ने 1963 में उस ग्रुप को सपोर्ट किया था जिसने बाथ पार्टी को पावर में लाया था, जिस पार्टी से सद्दाम डिकेड्स बाद निकला। अमेरिका को क्या चाहिए था? एक ऐसा इराक जो कि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट खड़ा हो। कोल्ड वॉर का लॉजिक सिंपल था, एनिमी का दुश्मन मेरा दोस्त। तो जब सद्दाम ने 1979 में खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया और जब उसने उसी साल खमेनी की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद एक इंक्रीजिंगली अनस्टेबल इराक पे नज़र डाली, तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने डील की। ईरान इराक वॉर 1980 से 1988, 8 साल, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन लोग मरे दोनों तरफ से, और इन सब में अमेरिका इराक को इंटेलिजेंस दी, वेपन्स दी और डिप्लोमेटिकली प्रोटेक्ट किया। चाहे सद्दाम केमिकल वेपन्स यूज़ कर रहा हो कुर्ड्स के अगेंस्ट, चाहे वो अपने ही लोगों को गैस चेम्बर्स में मार रहा हो। एक बार अमेरिका डिप्लोमेट्स सद्दाम से मिले थे एग्जैक्टली उस वक्त जब केमिकल अटैक्स हो रहे थे। रिपोर्ट्स कांग्रेस को गई पर कुछ खास नहीं हुआ।
जो तब सोवियत यूनियन था, दोनों तरफ खेलता रहा क्योंकि यूएसएसआर चाहता था कि रीजन अनस्टेबल रहे ताकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां सेटल ना हो सके। फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 1990 सद्दाम ने कुवैत पे अटैक किया और ये मोमेंट था जब अमेरिका का दोस्त सडनली एनिमी नंबर 1 बन गया। ओवरनाइट स्क्रिप्ट फ्लिप हो गई। वही सद्दाम जिसे अमेरिका ने सालों तक सपोर्ट किया था, वो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का सबसे बड़ा विलन था। गल्फ वॉर 1991 अमेरिका ने कोएलिशन बनाया। इराक हारा, सद्दाम ह्यूमिलिएट हुआ, लेकिन वो जिंदा रह गया और ये लूज एंड बाद में बहुत एक्सपेंसिव साबित होनी थी। अगले एक डिकेड में इराक में सेक्शंस लगे। यूएन सेक्शंस, इतने टाइट सेक्शंस कि इराक मेडिसिन्स इंपोर्ट नहीं कर सकता था प्रॉपर्ली। यूनिसेफ रिपोर्ट्स कहती है कि 5 लाख से ज़्यादा इराकी चिल्ड्रन 1990s में मौत के घाट उतरे, माल न्यूट्रिशन और प्रिवेंटेबल डिजीजेस से, इन सेक्शंस की वजह से। जब एक अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछा गया कि क्या ये प्राइस वर्थ इट थी, उन्होंने कहा हाँ, हम सोचते हैं ये वर्थ इट थी। वो बच्चों के बारे में बोल रही थी, इट वॉज वर्थ इट। ये एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग में रखें जब आप आगे की स्टोरी सुने। नंबर्स में लोगों को खो देना बहुत आसान होता है, या फिर स्टैटिस्टिक्स में। ये 500,000 बच्चों की बात हो रही है। वो सब रियल थे, उनके पास नाम थे, फैमिली थी, फ्यूचर था। फिर सितंबर 11, 2001 आया और दुनिया फिर से बदल गई। अमेरिका के ट्विन टावर्स गिरे, 19 हाईजैकर्स थे, 15 सऊदी अरेबियन थे एंड देयर वर नो इराकी। कोई डायरेक्ट कनेक्शन सद्दाम हुसैन और अलकायदा के बीच प्रूव नहीं हुआ था। इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इंटरनली डिवाइडेड थी इस बात पे। लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नैरेटिव बिल्ड किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सद्दाम की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने की कोशिश चल रही है, वो डेंजरस है, वो एक थ्रेट है। कॉलिन पॉवेल यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में गए और एक प्रेजेंटेशन दी जो लेटर द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ हिज करियर कहलाई, क्योंकि वो इंटेलिजेंस फैब्रिकेटेड या मिस रिप्रेजेंटेड थी। Can share with you, when combined with what all of us have learned over the years, is deeply troubling. What you will see is an accumulation of facts and disturbing patterns of behavior. The facts in Iraq's behavior demonstrate that Saddam Hussein and his regime have made no effort to disarm as required by the international community. मार्च 2003 अमेरिका, ब्रिटेन और कोएलिशन ने इराक पे इन्वेजन शुरू की। रशिया ने अपोज किया, फ्रांस ने अपोज किया, जर्मनी ने भी अपोज किया। मिलियंस ऑफ पीपल दुनिया भर में स्ट्रीट्स पे गए, लंदन में, रोम में, बर्लिन और सिडनी में, पूछते हुए व्हाई। ये सबसे बड़ा एंटी वॉर प्रोटेस्ट मूवमेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री था। कोई नहीं सुना। 3 हफ्ते में बगदाद फॉल हो गया। सद्दाम की स्टैचू गिरी, कैमरा क्रू वहीं थे। ये आइकॉनिक शॉट था, लेकिन कोई नहीं बता रहा था कि स्टैचू गिराने वाले लोगों की क्राउड एक्चुअली बहुत छोटी थी और कैमरास को केयरफुली पोजीशन किया गया था ताकि ये बड़ा दिखे। प्रोपेगेंडा का काम होता है जो आप देखते हो उतना नहीं, बल्कि जो आप नहीं देखते। सद्दाम पकड़ा गया, दिसंबर 2006 में एग्जीक्यूट हुआ और इराक में क्या हुआ? वो कंट्री जो ऑलरेडी सेक्शन से टूट चुकी थी अब वॉर से बिखर गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, पुलिस और मिलिट्री डिसबैंड, और इस एक डिसीजन से हजारों ट्रेन्ड गनमैन को सडनली अनएम्प्लॉयड और ह्यूमिलिएटेड छोड़ दिया गया। ये लोग आईसिस के रैंक्स में गए डायरेक्ट। ईयर्स बाद जनरल्स जिन्हें डिसबैंड किया गया था वो आईसिस के कमांडर्स थे। ब्लोबैक, ये एक CIA टर्म है।
जब आपकी अपनी पॉलिसी आप पे ही वापस पलट के आती है। इराक आज भी स्टेबलाइज नहीं हुआ। 20 साल बाद मिलिटेंट्स रन्स द स्ट्रीट। ईरान का इन्फ्लुएंसेस इनॉर्मस है। अमेरिका के बेसिस हैं और रेगुलर अटैक्स होते रहते हैं उन पे। ऑयल फ्लो करता है, लेकिन कॉमन इराकी के पास बिजली तक नहीं है। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स नहीं है। यंग जनरेशन के पास नो जॉब्स, नो होप, नो कंट्री जिस पर वो गर्व कर सकें। और ऑयल बहता रहा। कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे, रिकंस्ट्रक्शन डील्स मिलते रहे अमेरिकन कंपनीज को, ब्रिटिश कंपनीज को। वो पैसा, इराकी रिसोर्सेस कहाँ गया? ये एक सवाल है जो इराक में आज भी कोई जोर से नहीं पूछ सकता। चलिए दिसंबर 1991 के मॉस्को चलते हैं। वो रात जब सोवियत यूनियन ऑफिशियली डिसॉल्व हुआ, उस वक्त व्लादिमीर पुतिन, जो तब केजीबी ऑफिसर थे, इस इवेंट को बाद में 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रॉफी कहने लगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक गहरी सोच का प्रदर्शन था। जब कोई लीडर सच में मानता है कि उसके नेशन को अपमान झेलना पड़ा है, तो उसकी पॉलिटिक्स अक्सर उसी सोच से प्रेरित होती है। 1990s का दौर रशिया के लिए आसान नहीं था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो सिस्टम आया वो स्टेबिलिटी नहीं बल्कि केओस लेकर आया। इन्फ्लेशन इतनी तेज बढ़ी कि लोगों की जिंदगी भर की सेविंग्स रातों रात खत्म हो गई। स्टेट रन इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई। कुछ पावरफुल लोग, जिन्हें ओलिगार्क्स कहा गया, पब्लिक असेट्स को बहुत कम दाम पर एक्वायर कर गए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर गई, अल्कोहलिज्म बढ़ गया और एक समय पे रशियन पुरुषों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 59 साल तक आ गई। इसी दौरान वेस्टर्न पावर्स, खासकर अमेरिका ने कोल्ड वॉर की जीत का जश्न मनाया। साथ ही नाटो, जो पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ एक मिलिट्री अलायंस था, धीरे धीरे ईस्ट की तरफ एक्सपेंड होने लगा। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, बल्गेरिया, रोमानिया एक के बाद एक देश नाटो का हिस्सा बन गए। ये सब रशिया के नजरिए से उसके जियोपॉलिटिकल स्पेस के करीब आ रहे थे। रशिया ने बार बार 1990 के अश्योरेंसेस का जिक्र किया, जहां एलिशली ये कहा गया कि नाटो नॉट 1 इंच ईस्टवर्ड एक्सपेंड नहीं करेगा। हालांकि इस बात का कोई फॉर्मल ट्रीटी रिकॉर्ड नहीं था और वेस्टर्न नेशंस ने इसे डिनाई कर दिया। इस मुद्दे ने रशिया के मन में एक गहरा असंतोष और अविश्वास छोड़ दिया। 2000 में व्लादिमीर पुतिन के पावर में आने के बाद एक नई डायरेक्शन दिखी। ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे, इकोनॉमी स्टेबल होने लगी और रशिया ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन को रीबिल्ड किया। मिलिट्री, डिप्लोमेसी और सबसे महत्वपूर्ण नेशनल आइडेंटिटी के लेवल पर रशियन ग्रेटनेस और स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस जैसे कॉन्सेप्ट्स फिर से उभरने लगे। 2003 का इराक वॉर रशिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। रशिया और फ्रांस ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इस इन्वेजन का विरोध किया, लेकिन अमेरिका ने कोएलिशन ऑफ द विलिंग के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इस घटना ने रशिया को एक महत्वपूर्ण लेसन दिया कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तब तक ही इफेक्टिव हैं जब तक पावरफुल नेशंस उन्हें फॉलो करना चाहें। इसके बाद रशिया ने अपनी स्ट्रैटेजी मजबूत की। 2008 में जॉर्जिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जहां इंटरनेशनल रिस्पांस लिमिटेड रहा। 2014 में क्रिमिया का एनेक्सेशन हुआ, जिसके बाद सेक्शंस लगाए गए। रशिया ने इस दौरान ग्रेजुअली अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। चाइना के साथ पार्टनरशिप्स, ऑल्टरनेटिव ट्रेड करेंसीज और डॉलर बेस्ड सिस्टम्स से दूरी।
फिर आया 2022 यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने ग्लोबल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स को डीपली इम्पैक्ट किया। रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से अलग किया गया, असेट्स फ्रीज हुए और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में डिसरप्शन देखा गया। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ सामने आई, रशिया कोलैप्स नहीं हुआ। इकोनॉमी ने प्रेशर झेला लेकिन तीखी रही। इसका एक बड़ा कारण था पहले से ही की गई तैयारी, डाइवर्सिफाइड रिजर्व्स, ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लोबल साउथ का सपोर्ट। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, टर्की, सऊदी अरेबिया और गल्फ नेशंस जैसे देशों ने अपना ट्रेड रशिया के साथ जारी रखा। इन देशों ने ये स्टैंस लिया कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर के जो नियम हैं वो उन्होंने नहीं बनाए और हर कॉन्फ्लिक्ट में साइड लेना उनकी मजबूरी नहीं है। यहीं से ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक बड़ा शिफ्ट दिखता है और इसी पॉइंट पर इंडिया के रोल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अमेरिका ने इराक वॉर में लगभग $2 ट्रिलियन खर्च किए। कुछ एस्टिमेट्स इसे $3 ट्रिलियन तक बताते हैं। जब वेटरन्स, हेल्थ केयर और लॉन्ग टर्म कॉस्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, इस मैग्नीट्यूड को समझना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति हर सेकेंड $1 गिनते रहे तो $2 ट्रिलियन तक पहुंचने में लगभग 63,000 ईयर्स लग जाएंगे। इसके बाद का परिणामों पर नज़र डालें तो इराक में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जैसे आइसिस उभर कर आए और ईरान को रीजनल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी बढ़ा। साथ ही अमेरिका, जो 2003 में एक प्रमुख ग्लोबल सुपर पावर के रूप में देखा जाता था, उसकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और सॉफ्ट पावर पर भी प्रभाव पड़ा। यहाँ सॉफ्ट पावर का अर्थ है वो प्रभाव जो किसी देश के आइडियाज़, कल्चर और वैल्यूज़ के माध्यम से दुनिया पर पड़ता है। अमेरिका की पहचान सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि फ्रीडम, डेमोक्रेसी और अपॉर्चुनिटी जैसे आइडियल्स से भी बनी। लेवाइस, मैकडॉनल्ड्स और हॉलीवुड जैसे कल्चरल मीडियम से दुनिया भर में अमेरिकन लाइफस्टाइल और वैल्यूज़ को प्रचलित किया। ये एक ऐसा प्रभाव था जो कई बार मिलिट्री पावर से भी अधिक प्रभावी माना जाता है। लेकिन इराक वॉर के दौरान कुछ घटनाओं ने इस इमेज को नुकसान पहुंचाया। अबू ग्रेब प्रिजन से जुड़ी तस्वीरें और ग्वांतानामो बे डिटेंशन कैंप से संबंधित रिपोर्ट्स ने ग्लोबल डिस्कोर्स को प्रभावित किया। ड्रोन ऑपरेशंस भी कई बार डिबेट के विषय बने, खासकर जब सिविलियन इम्पैक्ट पर सवाल उठाए गए। इसके तुरंत बाद 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया। कॉम्प्लेक्स और लार्जली अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कोलैप्स ने दुनिया भर में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पैदा की। अमेरिका में मिलियंस लोगों ने अपने घर और नौकरियों को खो दिया। इसी दौरान कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टैक्स पेयर फंडेड बेल आउट्स मिले, जिसने आम लोगों के बीच ट्रस्ट को और कमज़ोर कर दिया। इसी तरह के डेवलपमेंट्स ने एक ब्रॉडर ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया, सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। इसी वैक्यूम में रशिया और चाइना जैसे देशों ने अपने नैरेटिव्स को मजबूत करना शुरू कर दिया। रशिया ने वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मॉडल पर सवाल उठाए, जबकि चाइना ने अपने गवर्नेंस मॉडल को इफेक्टिवली और रिजल्ट्स के संदर्भ में प्रेजेंट किया। कुछ डेवलपिंग नेशंस ने पर्सपेक्टिव्स को ध्यान से देखना शुरू किया। आज भी अमेरिका ग्लोबल लेवल पर एक बहुत ही पावरफुल देश है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटीज, लार्ज इकोनॉमी और US डॉलर की डोमिनेंस इस बात का प्रमाण है।
लेकिन 2003 के मुकाबले आज का अमेरिका इंटरनली ज़्यादा पोलराइज नज़र आता है। पॉलिटिकल डिविजन्स और इवेंट्स जैसे जनवरी 6 यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल अटैक ने भी ग्लोबल परसेप्शन को प्रभावित किया है। जब कोई मेजर पावर इंटरनली डिवाइडेड दिखती है तो ग्लोबल पावर डायनामिक्स में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं। रशिया ने यूक्रेन में अपनी असर्टिवनेस दिखाई, जबकि चाइना साउथ चाइना सी और ताइवान के आसपास अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ा रहा है। साथ ही बेल्ट और रोड इनिशिएटिव्स के माध्यम से अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहा है। मिडिल ईस्ट, चाहे इराक हो, सीरिया, यमन या गाजा, अब एक ऐसा जियोपॉलिटिकल स्पेस है जहां पावर बैलेंस पहले के मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ये कहना सही होगा कि ये पूरी तरह से यूएस विड्रॉल नहीं बल्कि यूएस डोमिनेंस का ग्रेजुअल डिल्यूशन है। इसका मतलब है दुनिया धीरे धीरे एक मल्टीपोलर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही है, जहां मल्टीपल पावर्स, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और मल्टीपल फ्रेमवर्क्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और इसी मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा देश बनकर उभर रहा है जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और बैलेंस्ड अप्रोच के लिए पहचाना जा रहा है। जनवरी 2023, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर वियना में थे। यूरोप के एक इंटरव्यूअर ने पूछा, इंडिया रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहा है? यूक्रेन में वॉर चल रहा है, क्या इंडिया वहां खड़ा नहीं होना चाहिए? जयशंकर ने पॉज किया और फिर उन्होंने एक जवाब दिया जिसको मैं चाहती हूँ आप केयरफुली सुने। उन्होंने कहा, Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problem. फिर उन्होंने कहा कि इंडिया एक महीने में उतना रशियन ऑयल इंपोर्ट नहीं करता जितना यूरोप 3 घंटे में इंपोर्ट करता है। ये एक डिप्लोमेटिक आंसर था, ये एक चैलेंज था, ये एक कंट्री का स्टेटमेंट था जो सालों तक मॉरली लेक्चर्ड होने के बाद फाइनली कह रहा था हम अपनी चॉइसेस खुद करेंगे और हम अपोलोजाइज नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया की स्टोरी ये इतनी सिंपल नहीं है। इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 70 साल पुराना है। कोल्ड वॉर के दौरान में जब अमेरिका पाकिस्तान को वेपन्स दे रहा था और इंडिया के अगेंस्ट पोस्चर ले रहा था, सोवियत यूनियन ने इंडिया को सपोर्ट किया। मिलिट्री इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। 1971 में जब अमेरिका ने बांग्लादेश वॉर के टाइम अपना 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भेजा, इंडिया को इंटिमिडेट करने के लिए सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर सबमरीन वहां भेजी और 7th फ्लीट ने रिट्रीट किया। ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री मैटर करती है। कोई कंट्री अपनी हिस्ट्री नहीं भूलती। इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 86% मिलिट्री इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन के हैं या थे, या कुछ सालों पहले तक डिफेंस सिस्टम रशिया से लिया। अमेरिका ने कात्सा सेक्शंस की धमकी दी, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट। इंडिया ने कहा हम लेंगे और लिया भी, क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से अपनी सिक्योरिटी को एक सिंगल पार्टनर पे डिपेंड करना एक रिस्क है। चाइना के साथ बॉर्डर पे टेंशन है, पाकिस्तान के साथ हिस्टोरिक हॉस्टिलिटी है। इंडिया को एक रिलायबल डिफेंस सप्लाई चेन चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर पे बंद नहीं हो जाए। लेकिन इसके साथ इंडिया अमेरिका के साथ भी डीपली इंगेज्ड है। क्वाड मेंबर्स हैं, इंडिया यूएस डिफेंस डील बढ़ाते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स है, सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। एप्पल, सैमसंग और डजन्स ऑफ मेजर कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रहे हैं, पार्टली एज अ हेज अगेंस्ट
चाइना। इंडिया एक ऐसे पोजीशन में है जो हिस्टोरिकली यूनिक है। वो अमेरिका का फॉर्मल अलाय नहीं है, रशिया का भी फॉर्मल अलाय नहीं है, चाइना का तो बिल्कुल भी नहीं है। 2020 के गलवान क्लैश के बाद ये रिलेशन और भी फ्रॉस्टी हुआ है। इंडिया इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अपना पॉलिसी डॉक्ट्राइन हम डिसाइड करेंगे कि कौन से केस में कौन किसके साथ खड़ा होता है। बेस्ड ऑन आर नेशनल इंटरेस्ट हम अलाइनमेंट नहीं करेंगे, हम इंगेजमेंट करेंगे। इस अप्रोच का एक बड़ा एग्जाम्पल था यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद। रशिया पे यूएन वोट्स में इंडिया कंसिस्टेंट रहा, एब्स्टेनिंग, ना कंडेम किया ना सपोर्ट किया। वेस्ट फ्रस्ट्रेटेड था, रशिया खुश था, लेकिन इंडिया साइमल्टेनियसली यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजता रहा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पर्सनली पुतिन को कहा जब कैमरास के सामने कि ये एरा ऑफ वॉर नहीं होना चाहिए। ये मैसेज रशिया के लिए भी था और वेस्ट के लिए भी। पब्लिक तौर पे न्यूट्रल, प्राइवेट तौर पे कॉन्वर्सेशंस बोथ साइड से। ये डिप्लोमेसी का एक मास्टर क्लास है, या फिर आप इसे किस नज़र से देखते हैं उसके हिसाब से एक डेलिबरेटली एम्बिजियस पोजीशन जो इंडिया को मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन इस एम्बिग्यूटी की एक कॉस्ट है। इंडिया के कॉमन सिटीजन्स इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉस्ट डायरेक्टली फील करते हैं। जब रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ा, क्रूड ऑयल प्राइसेस ने एक हिस्टोरिक स्पाइक ली। इंडिया एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, 85% ऑयल इंपोर्ट होता है। पेट्रोल पंप प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन आई। उस इन्फ्लेशन ने पुअरेस्ट इंडियंस को सबसे ज़्यादा मारा। वो लोग जो पहले से एज पे थे, उन्हें पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, उन्हें अपनी रोटी से मतलब था। जियोपॉलिटिक्स की रियल कॉस्ट हमेशा सबसे कमज़ोर लोग ही भरते हैं। और यहाँ एक डायमेंशन है, एक जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। इंडियन वर्कर्स गल्फ में हैं, मिलियंस ऑफ इंडियंस यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन में काम करते हैं। ये वो रीजन है जो इराक के एडजेसेंट है, जो रशिया के एनर्जी सप्लाई चेन से डायरेक्टली इम्पैक्टेड है। जब मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है, ये वर्कर्स के रेमिटेंसेस पे इम्पैक्ट होता है, इनकी जॉब्स पे इम्पैक्ट होता है, इनकी सेफ्टी पे इम्पैक्ट होता है। गल्फ स्टेट्स का इंडिया से रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है। सऊदी अरेबिया ओपेक प्लस रशिया के साथ कोऑर्डिनेट करता है ऑयल प्रोडक्शन पे। ये एक इनडायरेक्ट वे है जिससे रशिया की वॉर इकोनॉमी को सपोर्ट मिलती है। और सऊदी अरेबिया इंडिया का एक क्रूशल पार्टनर है। इस सर्कल में इंडिया कहाँ खड़ा है, ये एक क्वेश्चन है जिसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। फिर चाइना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चाइना ने पाकिस्तान में, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। चाइना और रशिया की पार्टनरशिप एक नो लिमिट्स फ्रेंडशिप है। 2022 में ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ। ये इंडिया के लिए डायरेक्टली कंसर्निंग है। इंडिया एक ऐसे सिनेरियो में है जहां हर डायरेक्शन में, नॉर्थ में है चाइना, नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान प्लस चाइना कॉरिडोर, वेस्ट में गल्फ विच इज लिंक्ड टू रशिया वाया ऑयल, साउथ ईस्ट में चाइनीज नवल एक्सपेंशन इन इंडियन ओशन कम्प्लेक्सिटी है। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया क्या कर सकता है? वो जो करता आ रहा है पिछले कुछ सालों से, वो है सबसे केयरफुली मैनेज्ड फॉरेन पॉलिसी मूव्स ऑफ एनी लार्ज डेमोक्रेसी इन हिस्ट्री। नरेंद्र मोदी जी मॉस्को गए, फोटोज आए जब दुनिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच डिवाइडेड थी। मोदी जी ने वॉशिंगटन में स्टेट विजिट किया, अनप्रेसिडेंटेड प्रॉम्प्ट थी। मोदी बीजिंग नहीं गए, लेकिन बैक चैनल्स आर ओपन। ये एक ऐसा गेम है जो हर तरफ से एक बिलीव दिलाता है कि इंडिया उन्हीं के करीब है। ये जीनियस है या फिर डेंजरस है, ये तो हिस्ट्री ही बताएगी। हर जियोपॉलिटिकल स्टोरी के पीछे एक चीज़ होती है जो हेडलाइंस में कभी नहीं दिखती, लोग।
मौसूल के एक इराकी नर्स को सोचो, उसने अपनी ज़िंदगी में 3 अलग हुकूमत देखी, सद्दाम का रूल, अमेरिकन ऑक्यूपेशन, आईसिस का कंट्रोल और अब एक वीक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसके कल तक टिकने की भी गारंटी नहीं है। हिस्ट्री उसका नाम नहीं जानती, लेकिन वही उस देश की असली कहानी है। डोनेस्क का एक रशियन सोल्जर, शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किस लिए लड़ रहा है, एक लीडर की एम्बिशन के लिए, किसी आइडियोलॉजी के लिए या सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए। लेकिन एक बात पक्की है, वो भी किसी का बेटा था, एक यूक्रेनियन फैमिली जिस पे सालों तक अपनी ज़िंदगी बनाई, अपना घर खड़ा किया और एक रात में सब छोड़कर पोलैंड भागना पड़ा। एक इंडियन फैक्ट्री वर्कर जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहा था, रीजनल टेंशन्स बढ़े, कंपनी ने ऑपरेशंस रोक दिए और वो महीनों तक बिना सैलरी के वहाँ फंस गया। ना घर लौट सकता था, ना काम कर सकता था। सच ये है कि आम इंसान की ज़िंदगी उन पावरफुल लोगों के डिसीजन से चलती है जो शायद कभी सोचते भी नहीं कि उनके फैसलों का असर किसी छोटे से इंसान की रोज़ की ज़िंदगी पर क्या हो सकता है। हम इस सच को अक्सर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसे एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अगर हम इस सच में समझ लें तो हमें खुद से मुश्किल सवाल पूछने पड़ेंगे। हम कौन सी न्यूज़ को सपोर्ट करते हैं, किन लीडर्स को चुनते हैं, कौन से ब्रांड्स खरीदते हैं और किन इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सब कुछ कनेक्टेड है एक लंबी उलझी हुई चेन में, और उस चेन के दूसरे एंड पर हमेशा कोई ना कोई आम इंसान फंसा होगा। तो हम वापस आते हैं उस सवाल पे, वो सवाल जो सुबह की न्यूज़ स्क्रॉल में हम स्किप कर जाते हैं। क्या सच में हम जानते हैं कि क्या हो रहा है? इराक अभी भी रीबिल्ड हो रहा है या रीबिल्ड होने की कोशिश हो रही है? एक ऐसे वॉर के बाद जिसका जस्टिफिकेशन झूठ पे बेस्ड था। रशिया एक ऐसी वॉर में है जो ख़त्म नहीं होती और जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस अभी पूरी तरह काउंट भी नहीं हुए हैं। अमेरिका एक ऐसी आइडेंटिटी क्राइसिस में है जब ये क्वेश्चन खुद से पूछ रहा है कि आखिर अमेरिका का मतलब क्या है, पूछ रहा है 21st सेंचुरी में। और इंडिया एक टाइट रोप पे चल रहा है, इतनी कंसंट्रेशन के साथ कि कोई गलत तरफ देख भी नहीं सकता। ये सब कनेक्टेड है, ये सब रियल है और ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे घर तक पहुंचता है। पेट्रोल पंप पर, अनियन की प्राइस पर, जॉब मार्केट में, गल्फ में, हमारी फैमिलीज की सेफ्टी में, डिफेंस स्पेंडिंग में जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पर नहीं होता, क्लाइमेट फंडिंग में जो वॉर्स पे होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिस पर मैं आपको आज रात सोने नहीं दूंगी। इस पूरी कहानी में इराक की, रशिया की, अमेरिका की, इंडिया की एक पैटर्न है। हर बार पावरफुल लोगों ने ऑर्डिनरी लोगों से कहा ट्रस्ट अस, ये डिसीजंस तुम्हारे भले के लिए है, और हर बार ऑर्डिनरी लोग ने ही पे किया अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से, अपने बच्चों के फ्यूचर से। तो सवाल ये नहीं कि इराक क्यों टूट गया या रशिया क्यों लड़ रहा है या अमेरिका क्यों कंफ्यूज्ड है या इंडिया क्या चूज करेगा। असली सवाल ये है, हम, तुम और मैं, ऑर्डिनरी लोग कब डिसाइड करेंगे कि हमसे कंसेंट लिया जाए कि हमारी जिंदगियां, हमारा पैसा, हमारे बच्चों का ब्लड किसी के चेसबोर्ड पर मेरे या तुम्हारे परमिशन के बिना यूज नहीं होगा। इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक दिन होना चाहिए, या फिर ये गेम चलती रहेगी, अलग देश, अलग वॉर, अलग नाम, लेकिन वही लोग, वही ऑर्डिनरी लोग प्राइस पे करेंगे और दुनिया स्क्रॉल करती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट करूँ, सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दिस इन माई नेक्स्ट वीडियो. I'll see you in the next episode. Goodbye.